Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This is Rabia Rashid and you're watching our lectures. ये वाली वीडियो मैं बनाना नहीं चाह रही थी, लेकिन बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आए और बार बार सेपरेटली बताना मेरे लिए मुश्किल हो रहा था। तो इसलिए इससे पहले मैं एक डिस्क्लेमर देती चलूँ कि इंग्लिश ऐसे और प्रेसी से रिलेटेड जो भी बातें हैं ना, ये मेरा एक्सपीरियंस है या मैंने लोगों से सुनी हुई है। मैं खुद इंग्लिश मैंने एज सच नहीं पढ़ी थी, यानी जैसे कोई कोर्स नहीं किया हुआ। मैं इंग्लिश की टीचर नहीं हूँ, तो इसलिए अगर कोई इसमें मिस्टेक हो, सो बी काइंड फॉर दैट। और अगर जो है आपको इससे कोई फ़ायदा हो, तो फिर वही बात, मेरे लिए आप दुआ कर दीजिएगा। मैं क्योंकि आपको हर वो चीज़ शेयर करूँगी जो मुझे समझ आई अपनी इस जर्नी के दौरान, और मैं चाहती हूँ कि वो आप तक भी पहुँच जाए। अब इसमें इंग्लिश के लिहाज से ना कुछ चीज़ें ये होती हैं कि आपका एक बैकग्राउंड भी होता है, बहुत पहले से बैकग्राउंड होता है जब आप सीएसएस स्टार्ट करते हो। तो और जिसका नहीं भी है ना, वो भी कोशिश करके अपना सकता है, क्योंकि अगर आप देखो इंग्लिश लैंग्वेज सिर्फ एक लैंग्वेज है। और जो लोग आप देखोगे इवन लेबर भी या कोई काम के लिए कोई शख्स जॉब के लिए बाहर जाते हैं और वो नहीं फ्लुएंट होते उस कंट्री के लैंग्वेज में, तो वो कैसे एक दो महीनों में, क्योंकि उनकी ज़रूरत होती है, वो सीख जाते हैं। और आपने किसी से कम्युनिकेट करना हो, अपना कुछ समझाना हो, तो आप इशारों से और कोशिश करके और एक दो वर्ड्स का यूज़ करते हुए किस तरह अपनी बात आगे कन्वे कर लेते हो। तो इसी तरह ना आपको सीएसएस में भी पहले आपको अपना मैसेज कन्वे करना आना चाहिए। मुझे ये समझ आती है बात, वोकैबुलरी और बाकी चीज़ें बाद की बात है। पहले आपको ना मैसेज कन्वे करना आना चाहिए, फिर आप देखो कि मैसेज कन्वे करने का खूबसूरत तरीका क्या है। तो इसमें जो है ना ये जो है कन्वेंशनल चीज़ें तो मैं बताऊँगी, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो आपने बहुत ज़्यादा सीएसपी से भी सुना होगा, और मतलब वैसे भी इंग्लिश के लिए, कि इंग्लिश समझने के लिए ना, इंग्लिश अच्छी आने के लिए आपको नॉवेल्स पढ़ने चाहिए। तो नॉवेल्स में छोटे होते कभी पढ़ती थी, छोटे होते से मतलब यानी कि एफएससी तक, जब कोई इतनी ख़ास समझ नहीं थी दुनिया की। लेकिन उसके बाद ना मुझे नॉवेल्स में मज़ा आना ख़त्म हो गया, कि कोई स्टोरी नहीं, कुछ नहीं है। और इंग्लिश नॉवेल्स अक्सर आप देखो कि ऐसे उसका मतलब इंग्लिश ही अच्छी करनी है, तो कोई अच्छी चीज़ बंदा पढ़ ले ना, ज़रूर आपने कचरा चीज़ें लेनी है, जो ना आपकी हिस्ट्री है, ना आपका कल्चर है। मतलब आप फ़िक्शन ले लो, ठीक है, अच्छी चीज़ है, आप एन्जॉय करने के लिए, ज़हन बटाने के लिए वो पढ़ लेते हो। लेकिन कितना ही अच्छा हो ना कि कोई ऐसी बुक हो जिससे आपकी इंग्लिश भी अच्छी हो और आपको कुछ अच्छा सीखने को भी मिले। तो इसके लिए मुझे मोटिवेशनल बुक्स बहुत पसंद थी। जैसे ये 5 एएम क्लब है रॉबिन शर्मा की, सॉरी 5 एएम क्लब नहीं, इसी तरह का कुछ नाम है, 5 एएम से वो स्टार्ट होती है। तो वो भी रॉबिन शर्मा की है। इस तरह 5 एएम क्लब मेरे ज़हन में इसलिए आया कि वो एक था, कोई ग्रुप बना हुआ था इंस्टा पे, कि जिसमें वो लोग 5 बजे से पहले उठते हैं और मतलब उसका बहुत फ़ायदा होता है। तो हमारे लिए वो चीज़ें इस लिहाज से रिलेटेबल है कि हम लोग तो फजर वाले लोग हैं ना, तो फजर से जब आप उठते हो तो आपको बड़ा बेनिफिट मिलता है। तो ये चीज़ें, इस तरह की बुक्स मुझे अच्छी लगती थी, क्योंकि बहरहाल ये अच्छी चीज़ें सिखा रही है ना। फिर इस तरह 4 आवर्स वर्क क्लब और द कंपाउंड इफेक्ट था। फिर कोई हैबिट से रिलेटेड थी, वो मैंने थोड़ी सी पढ़ी थी, लेकिन मैं डाउनलोड करके इस तरह की। फिर मुझे जो सबसे अच्छी बुक्स लगती थी ना, कलामुल्लाह वेबसाइट पे इंग्लिश में काफ़ी सारी अच्छी जो है वो बायोग्राफीज हैं, सहाबा की सीरतें हैं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत है इंग्लिश में। और इसके अलावा इब्ने क़य्यिम की बुक्स हैं। तो उसमें इतना ज़्यादा ज़िंदगी के मतलब कह लो निचोड़ है उन चीज़ों में ना। मैंने वो पढ़ती थी और मैं सोचती थी कि क्या बात इन्होंने कर दी है। तो इस तरह भी इंग्लिश आपकी अच्छी हो जाती है, ठीक है? ये एक ज़िम्नन बात आ गई है। और अगर आपसे इतनी सारी बुक्स ज़ाहिर है नहीं पढ़ी जाती। मैंने भी वो इस तरह रखी हुई थी कि जब मैं मतलब फ़ारिग टाइम होता था ना, तो एक बात यहाँ पे एक और भी मैं आपको बता दूँ कि जब मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट क्लियर नहीं हुई थी, तो मैंने अपनी फ़ेसबुक परमानेंटली डिलीट कर दी थी। और मैं यानी सोशल साइट्स पे सिर्फ़ एक यूट्यूब है जो मैं ज़्यादा यूज़ करती हूँ, वरना इंस्टा भी मैंने देखा था कि ये एक नेगेटिव इम्पैक्ट डालता है आपकी पर्सनैलिटी पे। और जो है ना मतलब वो ज़्यादा कंज़्यूमरिज़्म वाली साइड पे आपको लेके जाता है, मटीरियलिस्टिक साइड पे आप सीखते नहीं हो इतना। तो मैंने और कोई सोशल साइट में यूज़ नहीं कर रही थी, इस पे टाइम नहीं लगा रही थी, तो मैं बुक्स पढ़ती थी, कोशिश करती थी, और इंग्लिश में ऑडियो सुनती थी, इंग्लिश में अच्छे लेक्चर सुनती थी। और सबसे पहली चीज़ जो मैंने सुनी थी वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाइफ हिस्ट्री थी। तो इस तरह उसके साथ टेड टॉक्स और इतनी अच्छी चीज़ें आपको मिलती हैं। वो आप सुनो, आप अपना एक बैकग्राउंड बनाओ इंग्लिश का। और अगर अब जैसे कि अब ये टाइम आ गया कि बहुत थोड़े-सा आपके पास टाइम है, बिल्कुल यानी अब दिसंबर आ गया है
और पेपर्स बहुत करीब हैं, तो इस जल्दी जल्दी वाले टाइम में क्या किया जाए। तो ऑनेस्टली फर्स्ट अटेम्प्ट में मैंने वोकेबलरी के ऊपर कोई खास काम नहीं किया था। जितना भी किया था वो लास्ट कुछ डेज में किया था और यूट्यूब से मशवरे लेके इधर उधर से वो किया था। तो सबसे पहली चीज़ जो मैंने मशवरा जो माना था वो मैम सस्सी मलिक का, आप लोगों ने भी आई एम श्योर कि वो देखी होंगी वीडियोस, जिसमें वो कहती हैं कि आप इस तरह जो है ना पेजेस के छोटे छोटे पेजेस बना लो और उसके ऊपर लिखो। तो एक पेज मेरे ख्याल उन्होंने एक वर्ड का था पर पेज और उसके पीछे उसका मीनिंग लिखा हो या सेंटेंस। तो मैंने इस तरह का ये तरीका किया है और इस बॉक्स में मैंने वो चीज़ें लिख रख ली, ठीक है। इसमें मैंने ज़्यादातर पेयर ऑफ वर्ड्स किए थे क्योंकि टाइम शॉर्ट था। तो पेयर ऑफ वर्ड्स इंसान कर ले तो वोकैबुलरी में काफ़ी ज़्यादा जो है ना वो फ़र्क आ जाता है उसको चीज़ों का। तो क्योंकि ये एक वैसे भी आपका पार्ट है पेपर का, और दूसरा ये कि आपको कंपैरिजन से चीज़ें याद हो जाती हैं, ठीक है। ये इस तरह मैंने वो कर लिए थे। बल्कि बाद में फिर मैंने ऐसे भी किया था कि टाइम नहीं मिलता था काटने का, तो जल्दी जल्दी इस तरह जो है ना मैंने पेजेस बनाए। और ये वर्ड्स देख के आप परेशान ना हो ना, ये बिल्कुल यानी ना ये नहीं कि मुझे सारे वर्ड्स याद होते थे। जब ये आप इस तरह कर लेते हो और बाद में इसको इवन 2-3 दिन बाद, हफ्ते बाद, 15 दिन बाद भी अपना लिखा हुआ उसको आप कंसल्ट करते हो ना, तो फिर आपको वो चीज़ें ना याद हो जाती हैं। उसको बस विजिट आपने करना होता है। तो ये चीज़ें बनाने का मकसद ही ये होता है इस तरह की कि आपको जो है ना एक इंटरेस्टिंग वे में आपके पास वो आ जाता है और कार्ड्स की तरह फ्लिप करते रहो, बैठ के आप फारिग बैठे हो तो इसको कर लो। तो ये एक अच्छा तरीका था। इससे मुझे उस वक़्त फ़ायदा हुआ काफ़ी ज़्यादा, लेकिन फिर उसके बाद मुझे वो वर्ड्स भूल गए जब मैंने अटेम्प्ट दे दी थी। तो नेक्स्ट टाइम जब मैंने तैयार करना था, तो फिर मैंने एक और तरीका निकाला और वो था, ये देखें, ये मेरा पता नहीं कब का बहुत पुराना जो है ना वो एक था। जब मैंने सीएसएस नहीं भी करना था तो मुझे जो डिफिकल्ट वर्ड्स मिलते थे ना, तो वो मैंने लिख के इस तरह तो रख लेती थी। और ये देखें आप, अखबार का इश्तिहार है कोई। अच्छा, अच्छा। तो ये जो है ना इस तरह मैं लिख लेती थी। ये मेरे ख्याल है मैंने सिनोनिम्स लिखे हैं इसके। तो फिर जो है हुआ ये कि जब मुझे ये समझ आई कि मुझे तो ऐसे याद नहीं हो रहे, या मतलब सेंटेंसेस में यूज़ करने नहीं आ रहे मेरे, मतलब जब मैं ऐसे लिख रही होती हूँ या कुछ कर रही होती हूँ तो वहाँ पे मेरा दिल कर रहा होता है कि मैंने तो इतने अच्छे वर्ड्स पढ़े थे, अब मेरे ज़हन में क्यों नहीं आ रहे। तो मैंने फिर उसको सेंटेंसेस की फॉर्म में लिखना शुरू कर दिया। अब ये देखें, ये मैंने इस तरह वर्ड्स लिखे और मैं कोशिश कर रही थी कि किसी तरह इसको जो है ना प्रोमिनेंट लिखूँ ताकि एक नज़र भी डालूँ तो ये मुझे वर्ड्स जो है ना फ़ौरन नज़र आ जाए और मैं जल्दी से वो लाइन्स पढ़ लूँ और मुझे समझ आ जाए कि ये किस लाइन में कैसे यूज़ करना चाहिए। ठीक है, ये वही उसी तरीके से किया था। और ये छोटा-सा मैंने टाइम टेबल बनाया था ना, ये देखिए। अब जब मतलब फर्स्ट अटेम्प्ट में सर हमेशा कहते थे जब भी ऐसे चेक करते थे कि वर्क ऑन योर एक्सप्रेशन। तो एक्सप्रेशन में काफ़ी सारी चीज़ें आ जाती हैं। उसमें ये भी आ जाता है कि आप कितनी फ्लुएंटली अपने आइडियाज़ को जो है ना कन्वे कर रहे हो। आपके वर्ड्स अच्छे होने चाहिए। अच्छे वर्ड्स से मतलब ये है कि जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आप कोई नोट पढ़ो, असलम इज़ अ बॉय, ही गोज़ टू स्कूल, ही गोज़ टू स्कूल ऑन टाइम, ही इज़ ऑलवेज़ ऑन टाइम, ठीक है? और दूसरी तरफ लिखा है असलम इज़ अ बॉय, सॉरी, हाँ, असलम इज़ अ बॉय एंड ही गोज़ टू स्कूल एंड ही इज़ पंक्चुअल। तो ऑन टाइम की बजाय या और डेली मतलब रूटीनली जाता है, उसकी बजाय आप पंक्चुअल लिख दो, एक वर्ड में आपने वो बात कर दी, तो वो कितना अच्छा असर पड़ता है। तो ये थोड़ा सा फर्क होता है। जैसे आपने इम्पोर्टेंट की जगह या नेसेसरी की जगह इट इज इम्पेरेटिव लिख दिया, तो इम्पेरेटिव एक ज्यादा अच्छा वर्ड है। उसकी जगह मतलब इतना ज्यादा कन्वेंशनली यूज नहीं हो रहा, बाकी बच्चों ने मतलब बहुत सारे लोगों ने नहीं लिखा होगा। तो इससे इन चीजों से ना थोड़ा सा फर्क आ जाता है और ये फर्क मुझे जो है ना थोड़ा सा नेक्स्ट अटेम्प्ट में करना आना शुरू हुआ था, वरना पहले मेरा भी काफी प्लेन होता था। तो जब मैंने इस तरह इसको सेंटेंसेस की फॉर्म में लिखा ना, और ये मैं मुख्तलिफ चीजें जब पढ़ रही थी, जब पढ़ने को नहीं दिल करता था तो मैं कोई ना कोई ऐसी बुक ले लेती थी जो मुझे लगता था मेरी स्टडीज में हेल्पफुल होगी, और उसमें ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा वोकैबुलरी के वर्ड्स होते थे। यानी कुछ ना इंसान पढ़ता रहे, यानी आपने नहीं अपने कोर्स की बुक पढ़नी, कोई ऐसी बुक पढ़ लो जो आपको बड़ी स्पाइसी सी, बड़ी इंटरेस्टिंग सी लग रही है, लेकिन उसमें है कोई पाकिस्तान के जैसे इश्यूज के बारे में है, या इस तरह ना इंग्लिश की कोई उठा लो। तो ये देखिए, अब इस तरह मैंने इसको जहाँ पे नहीं उसको मार्कर से लिख सकी थी, हाईलाइट कर दिया। और ये देखें, अलल बिफोर नेक्स्ट स्टॉर्म। तो अब यानी ये पता तो सबको होता है तूफान से पहले की खामोशी, लेकिन सेंटेंस में मैंने इसलिए लिख लिया ताकि
इन केस के जब मुझे लिखना आए तो उस वक़्त आप इतना माइंड पे प्रेशर होते हैं कि आपको अच्छे वर्ड्स याद ही नहीं आ रहे होते जब तक आपने अपनी लैंग्वेज में यूसेज में नहीं लेके आए होते, आपने सेंटेंसेस में यूज़ नहीं किया होता पहले। तो वो उस वक़्त टेंशन में ही ना आपको सारी अच्छी चीज़ें भूल जाती हैं। ठीक है, यहाँ पे भी मैंने फिर एक और तरीका मैंने किया था, और वो मैंने हेस्ट में, जो मैंने हेस्टी तरीके मेरे थे ना सारे जुगाड़ वाले, वो मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में ही किए थे, और आखिरी दिनों में आके जब आपको समझ कुछ नहीं आ रहा होता, ये मैंने इस तरह ना OPQR सारी लिस्टें बनाई थी। सारी तो नहीं, सॉरी, सारे अल्फ़ाबेट्स की नहीं बनाई थी, सिर्फ चंद एक की बनाई थी, सारी बन भी नहीं सकती GRE की। और उनका उर्दू ट्रांसलेशन लिख के, ये पेयर ऑफ वर्ड्स थे और ये वोकैबुलरी के वर्ड्स थे, इनको ना घर में 2-3 मुख्तलिफ कमरों में ऐसे टेप से लगा लिया था, और मैंने कोशिश की थी कि चलते फिरते आते जाते इन वर्ड्स पे नज़र डालूं। लेकिन फ्रेंकली स्पीकिंग इस लिस्ट का कोई इतना बड़ा फ़ायदा नहीं हुआ था, सिर्फ पेयर ऑफ वर्ड्स मेरे ज़रा अच्छे हो गए थे, लेकिन वैसे इसका मुझे कोई ख़ास फ़ायदा नहीं हुआ। वही बात की यूसेज में जब वर्ड नहीं आ रहा, तो अलहदा-अलहदा जो है ना डिक्शनरी आप पूरी याद कर लो, वो आपको टाइम पे अवेल नहीं कर सकते, उससे ना कोई फ़ायदा नहीं आपको होता। अच्छा, इसी तरह इडियम्स का मैंने किया था। इडियम्स तो बहुत पहले से, पता नहीं कब से, मुझे जब भी कहीं इस तरह मुझे इडियम्स का लगता था कि नहीं मुझे नहीं आते, तो मैं वो लिख के, तो जो ज़्यादा मुश्किल थे उनके सेंटेंसेस बना के उनको लिख के वो कोशिश करती थी करने की। और इसमें ये देखें, अब ये वाली डेट देखें आप, ये है, आई होप कि क्लियर नज़र आ रही है यहाँ पे, ये 2018 की है इडियम्स। और 2018 का मतलब जब मैंने अभी CSS की तैयारी नहीं भी की थी ना, मुझे, और ये उन बच्चों को मैं एक टिप दूंगी जो कह रहे हैं ना कि हम अभी FSC में हैं, या अभी हम काफ़ी छोटे हैं, या हमने आगे 2026 में या आगे जाके पेपर्स देने हैं, तो आप जो है ना, ये बात तो आपको पता है ना कि इंग्लिश में वोकैबुलरी, पेयर ऑफ वर्ड्स और इडियम्स वगैरह, इडियम्स ऐसे अब पेपर्स में नहीं आ रहे, लेकिन आपको इडियोमेटिक एक्सप्रेशन अपने एसेस में देना होता है, तो वो चीज़ें आपको ना करनी शुरू कर देनी चाहिए, ताकि एंड पे आके सारा कुछ इकट्ठा होकर तैयार होना मुश्किल होता है, तो थोड़ा कुछ ना कुछ साथ साथ करते रहे। तो ये तब से लिखे हुए हैं, और इन चीज़ों को मैं विजिट करती रहती थी, मैंने अपनी ये चीज़ें ना संभाल के रखी हुई थी। अब आ जाए जी प्रेसी के ऊपर, तो प्रेसी मुझे सारे कह रहे हैं किस बुक से प्रिपेयर की, तो मैं क्या बताऊँ, प्रेसी के लिए मैंने किसी बुक को नहीं पढ़ा। हाँ, ये जो रेन एंड मार्टिन की बुक आपको ये नज़र आ रही है ना यहाँ पे, ये इसको मैंने इसमें प्रेसी लिखने का एक तरीका बताया हुआ है, तो वो आप पढ़ लें एक दफ़ा कि प्रेसी होती क्या है। तो क्रक्स उसका यही है कि आपने कंसाइज अल्फाज में जो है ना, वो 1/3 आपने अपने जो है आपका पैरा दिया हुआ, उसको 1/3 आपने कर लेना है, और बस जो है अपने एक उसमें फ्लुएंसी होनी चाहिए, आइडियाज जो है आपके वो कन्वे हो रहे हो, और मतलब सही तरीके से लिखा हो, कोई नई वर्ड, कोई नया आइडिया ना आपने इंट्रोड्यूस करवाया हो, तो ये प्रेसी है, प्रेसी तो वही होती है। तो इसमें मैंने ये किया था कि बस मतलब वो इंस्ट्रक्शंस तो उस बुक से पढ़ी हुई थी 2-3 दफ़ा। बाकी जो है इसमें बस यही होता है कि ज़्यादा आपने कोई जो है ना कहते हैं फनकारी नहीं दिखानी, तो वो नहीं दिखानी चाहिए। बाकी ये प्रेसिस पुरानी मैंने प्रिंट करवा ली थी, जितनी भी हैं, पास्ट पता नहीं कब से। तो ये मैं कोशिश करती थी, फर्स्ट अटेम्प्ट में तो बहुत कम की, जितनी की एकेडमी के थ्रू की थी, कि वो मतलब एकेडमी के थ्रू इस तरह के वो हमें दे देते थे कि ये वाली प्रेसी आप कर लें, तो हम वो करके उनको दिखा देते थे, सिखाया भी उन्होंने था कि प्रेसी बनाते कैसे हैं, उसका जो है खौफ एक जो है वो उन्होंने उतारा था। तो ये जो है नेक्स्ट अटेम्प्ट में फिर मैं खुद कोशिश करती थी कि पढूँ, और मैं अंदाज़ा लगाती थी कि एग्ज़ामिनर जो है ना वो किस तरह के पैराग्राफ्स देता है, और उसको काउंट करना आ गया कि एक-एक वर्ड को हमने अलहदा पहले काउंट कर लेना है कि वर्ड्स कितने हैं, और उसको जो है खुद जो है मैंने 1-2 घर में प्रैक्टिस की थी लास्ट अटेम्प्ट पे। बाकी मुझे लगता था कि क्योंकि जैसे मैं कोई अपनी बात का खुलासा इंसान कोई बयान कर सकता है, तो यही तो प्रेस ही है और क्या है, तो जब आएगी तो देखा जाएगा। तो बस इसमें ये है कि आपको सिनोनिम्स एंटोनिम्स आने चाहिए, क्योंकि प्रेसी में जो वर्ड्स हैं ज़ाहिर आपने उसके सिनोनिम्स ही बनाने हैं ना, और उसको जो है अल्टरनेटिव वर्ड्स यूज़ करने हैं, सेम टू सेम वर्ड्स भी नहीं आप लिख सकते, तो आइडियाज़ कन्वे करने हैं और अच्छी ज़ुबान में करने हैं, तो उसके लिए थोड़ी सी इंग्लिश आपकी अच्छी होनी चाहिए। तो वो एक दफ़ा पास पेपर से गो थ्रू हो, इसके पेयर ऑफ वर्ड्स और इसकी वोकैबुलरी को देखें अच्छी तरह, तो आपको जो है ना बहुत सारी चीज़ों का अंदाज़ा हो जाता है। और बनानी कैसे शुरू की थी, जैसे एकेडमी वालों ने हमें सिखाया था, उन्होंने, सर ने हमें पैराग्राफ दिया और फिर उन्होंने कहा कि आप एक रफ ड्राफ्ट बनाओ। तो रफ ड्राफ्ट तो मैंने बिल्कुल ही कहीं और बनाया है वो मैंने दिखाया नहीं आपको, अभी पता नहीं कहाँ है, सामान के नीचे कहीं दबा हुआ है।
तो वो बहुत ही ज़्यादा रफ बनाया था। उन्होंने कहा कि ठीक है, पहले एक पैराग्राफ को आप 1/3 बनाओ, फिर दूसरे पैराग्राफ को आप लिखो, यानी 3-4 पैराग्राफ्स में लिख के फिर उसको दोबारा रफ बनाया। ठीक है, मतलब उसको कंबाइन कर लिया एक जगह पे, और फिर उसको जब फाइनल फॉर्म में लिखना था तो वो भी, यानी मैं तो ये करती थी कि मैं बार-बार अपना ना ओरिजिनल पैराग्राफ को भी देख रही होती थी कि कहीं मैं कोई मिस्टेक तो नहीं कर रही, क्योंकि बाज़ औक़ात ऐसे होता है कि आप जो है ना वो डायमेंशन ही किसी और में चले जाते हो। तो मैं जो है वही कोशिश करती थी कि साथ-साथ वो भी देख लूँ, और फिर रफ बना लिया है तो फिर जो है ना फाइनली ये कोई और प्रेसी है, इसको देख के ना कन्फ्यूज़ होना, तो नीट फॉर्म में ऐसे प्रेसी लिख लेती थी। ठीक है? अब इसको फिर काउंट करके तो जो ये टोटल वर्ड्स ऐसे उसके 362 थे, तो मैंने जो लिखे हैं वो 127 है। तो इस तरह जो है वो करके आपके जो टोटल वर्ड्स दिए होते हैं आपने उसका 1/3 करना होता है। बहुत अच्छे-अच्छे लेक्चर्स हैं, मुझे ना समझ नहीं आ रही कि मैं आपको बिल्कुल बेसिक्स बताऊँ या अपना तरीका बताऊँ। तो बिल्कुल बेसिक से ज़ाहिर है बहुत सारी वीडियोज़ हैं नेट पे, आपने भी देखी होंगी। तो मैं तो आपको अपना एक्सपीरियंस ही शेयर कर रही हूँ। बहरहाल खैर, इसमें जो है ये एक हर्डल आती है, दिल नहीं कर रहा होता। प्रेसिंग को तो फिर वो आधे घंटे की बात होती है, और यानी आपका गोल यही होना चाहिए कि आप आधे घंटे में ना प्रेसिंग करना सीख लो। आपके पास कोई पैराग्राफ है और आप उसको आधे घंटे में अगर आप उसको कर सकते हो ना 1/3, तो समझो आपको प्रेसिंग आ गई है। और मेन चीज़ हमेशा ये बात याद रखनी है, इंग्लिश की कोई भी चीज़ आपने इंग्लिश की ग्रामर बहुत अच्छी रखनी है, अपनी ग्रामर ठीक रखनी है। तो यही यहाँ पे मिस्टेक होती है, ग्रामर अच्छी है तो बाकी चीज़ें तो आ ही जाती हैं आहिस्ता-आहिस्ता। आई होप कि ये प्रेसी वाला पोर्शन जो है ये तो हो गया है क्लियर। तो अगर हम ऐसे पे जाते हैं तो वीडियो काफ़ी लंबी होगी है, वो इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीडियो बनाएँगे। इसके साथ ही थोड़ा-सा हाँ, ये बता दूँ मैं, जो करीम दाद की बुक है ना, मैंने ये रखी थी इसलिए कि इसमें चीज़ें ना ऑर्गेनाइज्ड हैं। जो भी कुछ है पेपर पैटर्न के मुताबिक आपको चीज़ें मिल जाती हैं। लेकिन मैंने प्रेसी इसमें से नहीं की। कोशिश मैंने 1-2 दफ़ा की है कि किसी देख लूँ, लेकिन मुझे ये समझ आती है कि प्रेसी हर शख़्स अपने हिसाब से लिखता है ना, और बस उसकी मेन चीज़ यही होनी चाहिए कि 1/3 होनी चाहिए। इसमें जो करेक्शन है, जो करेक्ट द फॉलोइंग होते हैं, सेंटेंसेस करेक्शन होती है, वो बहुत अच्छी दी हुई है। इतनी अच्छी दी हुई है कि आपकी बेसिक्स क्लियर हो जाती हैं। आप फिर गलत सेंटेंस लिखने से बाज आ जाते हो। तो अगर आपने बिल्कुल बिल्कुल स्टार्ट लेना है ना ग्रामर के अलावा, तो आप करेक्शन से स्टार्ट करो कि मेन मैं मिस्टेक्स क्या करता हूँ पेपर में, जिसकी वजह से मार्क्स कटते हैं, जिसकी वजह से नंबर कम आते हैं, या ऐसे मेरा खराब होता है। तो हो सकता है आप सेंटेंस ही गलत लिख रहे हो, तो वो करेक्शन में देखो, करेक्शन सही कर लो। बाकी चीज़ें तो चलो, वोकैबुलरी तो ऐसी चीज़ है ना कि आपको टाइम लगता है। करेक्शन को कितने दिन लगेंगे? 2 दिन लगेंगे ना, आप बोलो सेंटेंसेस। बल्कि इवन इसमें आपको अगर कोई स्टडी पार्टनर मिल जाता है, कोई स्टूडेंट मिल जाता है, आप उसको सेंटेंसेस दिखाया करो, वो कहेगा ये तो बिल्कुल ठीक लग रहा है, फिर आप उसको टेक्निकल मिस्टेक बताया करो। तो इस तरह करने से आपकी भी पक्की हो जाएगी। फिर बाद में डायरेक्ट, इनडायरेक्ट बाकी सारी चीज़ें तो इंशाल्लाह जो है ना, आप जो है बस करेक्शन वाली अगर आप सही कर लो, इंशाल्लाह बाकी चीज़ें भी ठीक हो जाएँगी। आई होप कि आपको समझ आ गई है। तो इसके साथ मुझे इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। Bismillahirrahmanirrahim. Welcome back. Today we are talking about different types and responsibilities of angels. अच्छा, सबसे पहले जो है हम जिक्र करेंगे आर्च एंजल, यानी जो सबसे बड़े फरिश्तों के सरदार हैं वो हैं जिब्राइल अलैहिस्सलाम, और इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है कि वही लेके आते हैं। फिर है एंजल ऑफ डेथ, इज़राइल अलैहिस्सलाम जो रूह निकालते हैं। एंजल विद ट्रम्पेट, जो अपने मुंह में ट्रम्पेट लेके बैठे हुए हैं और अल्लाह के हुक्म का इंतज़ार कर रहे हैं, और क़यामत से पहले जो है वो ट्रम्पेट को जो ब्लो करेंगे, सूर फूंकेंगे जिसे कहते हैं, इसराफील अलैहिस्सलाम। और फिर दोबारा जो है जब क़यामत कायम हो जाएगी तो एक दफ़ा मतलब एक दफ़ा फूंकेंगे, सारे लोग अपनी कब्रों से निकल आएंगे और क़यामत कायम हो जाएगी। और उसके बाद फिर दोबारा जो है ना वो उसको ब्लो करेंगे। फिर है एंजल्स कीपिंग अकाउंट ऑफ डीड्स। अब ये हैं किरामन कातिबीन, जो हमारे शोल्डर्स पे फरिश्ते बैठे होते हैं और हमारी हर अच्छी या बुरी चीज़ को वो नोट डाउन कर रहे होते हैं। अच्छा, फिर है अदर्स, उसमें और भी डिफरेंट है, हारूत और मारूत, इनका जिक्र कुरान में मिलता है कि वो आए थे एक दफ़ा दुनिया में लोगों के लिए आजमाइश बन के, जिन्होंने लोगों को सॉर्सरी मैजिक सिखाया था। फिर है जो जन्नत का दारोगा, जन्नत का जो है वो गार्ड है, वो रिजवान है फरिश्ते का नाम। फिर है जो कब्र में दो फरिश्ते आएंगे, हिसाब किताब लेंगे, अकाउंटेबिलिटी करेंगे, वो है मुनकिर नकीर। फिर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आ जाएँ तो अगर आपको फ़रिश्तों के नाम पता चल गए, उनके थोड़े बहुत काम पता चल गए हैं, तो इससे आपको उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का भी अंदाज़ा हो जाएगी। सबसे पहले क्या है कि ब्रिंग मैसेज, जिब्राईल अलैहिस्सलाम जो वही लेके आते थे।
फिर है कैरी आउट द सिस्टम ऑफ यूनिवर्स। अब दुनिया का निज़ाम जो है ना वो फरिश्ते चला रहे हैं अल्लाह ताला के हुक्म से। जैसे अब अर्थक्वेक आते हैं कहीं, या समंदर जो है वो अपने हदूद से बाहर निकल आते हैं, जो हरिकेन्स आते हैं, साइक्लोन्स आते हैं, ये सारी चीज़ें, ये सारे काम कौन कैरी आउट कर रहा है? ये फरिश्ते कर रहे हैं और अल्लाह ताला के ऑर्डर से। और अगर यूनिवर्स जो है वो सही काम कर रही है, वो चल रही है, तो वो भी अल्लाह के हुक्म से फरिश्ते ही कर रहे हैं। अच्छा, फिर है हेल्प द बिलीवर्स। अब इसकी हमें कहाँ से मिलेगा रेफरेंस के बिलीवर्स को कैसे हेल्प करते हैं? कुरान में है कि जंग बदर में और एक मेरा ख्याल है गज़वा उहद में शायद, या गज़वा अहज़ाब में फरिश्ते जो हैं वो मुसलमानों की मदद के लिए आए थे। और ये हमारा इस्लामिक कॉन्सेप्ट है, बिलीफ ये भी है कि जब मुसलमानों की काफिरों से जंग होती है और अगर वो तक़वे पे हैं, वो राइट पाथ पे होते हैं, तो अल्लाह ताला उनके, वो थोड़े होते हैं तादाद में, तो अल्लाह ताला फरिश्तों के साथ उनकी नुसरत करते हैं, उनकी मदद करते हैं। तो फरिश्तों का एक काम ये भी है कि वो बिलीवर्स की जो है वो मदद करें और उनको नेकी के कामों में भी असिस्ट करते हैं। अच्छा, फिर है वर्शिप ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला। फरिश्तों का सबसे बड़ा काम ये है कि वो अल्लाह ताला की वर्शिप करते हैं। वो अल्लाह ताला के साथ कोई जो है कोई गुनाह नहीं कर सकते, कोई गलती नहीं कर सकते, और अल्लाह ताला की इबादत में ही लगे रहते हैं। और एक्चुअली वो जो दुनिया के भी सारे काम कर रहे हैं और वो जो मोमिनों के भी सारे असिस्ट कर रहे हैं, उनकी हेल्प कर रहे हैं, तो वो भी अल्लाह ताला के जो है इबादत का ही एक पार्ट ये है कि वो ये सारा कुछ करते हैं। अच्छा, फिफ्थ पॉइंट जो लास्ट है कि सेंस ऑफ अकाउंटेबिलिटी। अब ये ह्यूमंस के है कि ह्यूमंस के अंदर एक सेंस ऑफ अकाउंटेबिलिटी आती है जब उनको पता होता है कि फरिश्ते जो है वो हमारे अगेंस्ट जो है वो इख्तियार कर रहे हैं एविडेंस, और हम लोग जो हैं वो हर वक्त किसी नज़रों में, एक तो ये था ना कि अल्लाह ताला हमें देख रहे हैं, अब दूसरी चीज़ ये कि गवाही देने वाले फरिश्ते भी हमारे आसपास हैं। और फिर इसमें ये चीज़ भी आ जाती है कि मोमिन कभी खुद को अकेला नहीं फील करता, क्योंकि अल्लाह ताला के लश्करों में से फरिश्ते भी हैं जो उसके हेल्प कर रहे हैं, उसको असिस्ट कर रहे हैं। और यहाँ पे हमारा टॉपिक ख़त्म हुआ। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।